नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए हम खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपके जो सवाल होंगे उन विषयों से संबंधित उन्हें भी हम शामिल करने वाले हैं। तो फिर आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम का विषय क्या है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कृषि शिक्षा एवं रोजगार पर। जी हाँ, साथ ही आपको बताएंगे जैविक खेती में बायोगैस स्लरी के महत्व के बारे में। तो ये आज के हमारे कार्यक्रम के दोनों विषय रहने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113060 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा दें। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर एस के यादव, हमारे साथ मौजूद हैं, जो निदेशक हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डब्बास जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं कैटेट IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर डब्बास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है आपको हमने कि आज के इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। टोल फ्री नंबर की जानकारी आपको दे दी है। विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो बिल्कुल अपना फोन आपको उठाना है और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। और इसी के साथ हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। हमारी चर्चा की भी यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हम कृषि शिक्षा के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो आजीविका का जो मुख्य साधन है वो खेती किसानी ही है। तो डॉक्टर एस के यादव, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में शिक्षा का महत्व क्या है? देखिए, कृषि में शिक्षा का उतना ही महत्व है जिसमें अन्य विषयों में भी शिक्षा का महत्व है। कृषि शिक्षा एक ऐसी पद्धति रही है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग और बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी जाती रही है। खास करके जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना होता है कि चेंजिंग कंडीशन में हमें अपनी शिक्षा को भी निरंतर चेंज करना चाहिए। बदलती कंडीशन में आजकल क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारी शिक्षा ट्यून होनी चाहिए। मुख्य रूप से हमें कृषि शिक्षा पर जोर देने की बात है, जो कृषि के माध्यम से, मतलब लोकल कंडीशंस के रूप में कृषि को बढ़ावा मिले और खेती किसानी की शिक्षा जो है अगर उचित हो तो उसको गांव में ज़्यादा वहाँ पर दिया जाए। बनस्पति इसके कि कोई हम लैब बेस्ड ज़्यादा स्टडीज कराएं। साथ ही साथ ये देखा जाए, जैसे मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से आता हूँ, तो हमारे विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका भी लोग फायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं लोग। दूरस्थ शिक्षा का जो मुख्य लाभ ये है कि आपको किसी क्लासरूम में नहीं जाने की जरूरत है, किसी फॉर्मल संस्था में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षा आपके द्वार पे पहुंचती है। जी, घर बैठे बैठे ही जो जानकारियां हैं, जो शिक्षा है वो अर्जित की जा सकती है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो युवा हैं, चाहे हमारे किसानों की ही हम क्यों ना बात कर ले, क्योंकि खेती बाड़ी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। और इस बदलाव को समझने के लिए अगर हम शिक्षा यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे कृषि के संदर्भ में, तो ये और भी ज्यादा सोने पे सुहागा साबित हो सकता है हमारी खेती किसानी के लिए, उसे और भी ज्यादा उन्नत बनाने के लिए। किस तरह से हम कृषि शिक्षा से लाभ ले सकते हैं और नए नए रोजगार के अवसर हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं और अवसर खोजे जा सकते हैं। हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। ऐसे में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि शिक्षा से युवा सशक्त तो बनेंगे ही, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों में शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की जरूरत पेश आई। 1905 में ये सपना पूरा भी हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हो गई। वर्तमान में 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है
कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में अहम भूमिका भी निभा रही है। यूं ही नहीं, खेती किसानी को या फिर कृषि को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। बिल्कुल, इसमें और भी ज्यादा विकास हो सके, लगातार इसके लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारी सरकार प्रयासरत रहती है, हमारे किसान भी भागीदारी निभाते हैं इस दिशा में। लेकिन और भी ज्यादा अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, जानकारियां प्राप्त कर लेंगे इस संदर्भ में, तो और भी ज्यादा मुनाफेदार सौदा भी साबित हो सकती है खेती किसानी हमारे सभी किसानों के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, इस विषय पर हम चर्चा हमारी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बायोगैस स्लरी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर डबास, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि बायोगैस स्लरी जो है वो है क्या। आदित्य जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि जितने भी हमारे किसान भाई गांव में रहते हैं वो फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं जी। और पशुपालन और फसल उत्पादन का चोली और दामन का साथ है। यानी कि एक का सह उत्पाद दूसरे के लिए मुख्य एक वो होता है और दूसरे का दूसरे के लिए होता है जी। जैसे कि जितने भी हमारे पशु हैं उनको उनका जो प्राप्त हमें गोबर मिलता है, पेशाब मिलता है, वो हमारी खेती के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और वो हमारी भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत अहम योगदान करते हैं जी। इसी तरह से फसल उत्पादन से जो दाने के अलावा जो हमें भूसा मिलता है, कड़वी मिलती है, वो हमारे पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा हो जाती है। और इवन जो खरपतवार होते हैं वो भी हमारे पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा होते हैं। ये दोनों ऐसी चीजें जिनका बहुत ही नजदीक का साधन है। और जहाँ तक आपने बात की कि बायोगैस स्लरी होती क्या है, एक्चुअली क्या, जो भी हमारे पास वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो पशुओं के या फलों के अवशेष हो या कोई अन्य जैविक अपशिष्ट हो, वो सभी के सभी उनके हम दो प्रयोग कर सकते हैं। एक तो हम उनको सड़ा के हम खाद बना सकते हैं, दूसरा हम उसको जला के हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बायोगैस तकनीक एक ऐसी तकनीक है, इसमें ना तो हमें उनको जलाना पड़ता, उनसे खाद भी पहले दूसरे खाद से भी अच्छा बन जाता है, और साथ ही साथ में उनसे जो हमें गैस मिलती है वो हमारे घरों के लिए बहुत ही अच्छा एक एनर्जी का साधन हो जाता है। इस गैस से हमारा चूल्हा भी जल सकता है, इस गैस से हमारे घर में रोशनी भी हो सकती है, इस गैस से हमारे जो किसान भाई हैं उनका इंजन भी चल सकता है, और इंजन के माध्यम से वो पानी भी निकाल सकते हैं, चक्की भी चला सकते हैं, कुट्टी काटने की मशीन भी चला सकते हैं। और आज तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि इस गैस को अगर हम साफ करके सीएनजी सिलेंडर में भर लेते हैं तो इससे सीएनजी के जितने भी काम हो सकते हैं, सीएनजी से जो गैस से काम होते हैं, वो सभी के सभी बायो सीएनजी से के भी काम किए जा सकते हैं। इनके हमारे वाहन भी चलाए जा सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री भी चलाई जा सकती है। और हमारे देश में पशुओं की संख्या संसार में सबसे अधिक है। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो नंबर 2 पे है। और इन दोनों से जो हमें वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को अगर हम गैस में कन्वर्ट करने के लिए और खाद बनाने के लिए प्रयोग कर लें तो शायद हमें विदेशों पे रासायनिक खादों के लिए आश्रित ना रहना पड़े, क्योंकि इनके अंदर सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित रूप में समाहित होते हैं। और इनका प्रयोग करने से हमारी मिट्टी उपजाऊ तो होती ही होती है, साथ ही साथ में मिट्टी के जो भौतिक, जैविक और रासायनिक, इन तीनों ही गुणों में सुधार होता है, जिससे किसान की उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होती है। तो मैं तो ये विश्वास करता हूं कि अगर हमारे किसान भाई इस तकनीक को अपना लेते हैं तो ये उनके आर्थिक विकास के में एक अहम योगदान दे सकते हैं। और हर घर में इसका होना बहुत ही जरूरी है। और जितने भी हमारे किसान पशु पालते हैं, चाहे वो गाय भैंस पाल रहे हो, चाहे बकरी पालन कर रहे हो, चाहे सुअर पालन कर रहे हो, चाहे मुर्गी पालन कर रहे हो, ये सभी के सभी इन व्यवसाय के साथ में इनका समावेश किया जा सकता है। और इससे जो प्राप्त सैलरी है उसको हम मछली उत्पादन में भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम फसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे महत्व हैं और कई तरह के उपयोग करके हमारे जो किसान हैं वो न केवल इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी ये काफी अहम भूमिका निभा सकती है। तो बिल्कुल किस तरह से तैयार करनी है, किस तरह से हमारी पर्यावरण के लिए हितैषी है, इस तमाम बातों के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देते हैं। बायोगैस स्लरी खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को किसान अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है
तो उसमें किसी भी प्रकार की घास या बीज नहीं होता है, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक वर्ष में डाला जाता है। उस गोबर से 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद प्राप्त होती है। ये खेती के लिए अति उत्तम खाद होती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। जैविक खेती रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी और स्थायी है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर पौधों व जीवों के अवशेष आदि के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खादों के प्रयोग से पौधों को समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनके प्रयोग से उगाई गई फसलों पर बीमारियों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन, कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूर्ण रूप से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं। तो जाना अभी आपने बायोगैस स्लरी के बारे में। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर अभी भी हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बस आपको अपना फोन उठाना है, नंबर्स पर डायल करना है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे, हमारे विशेषज्ञ आप तक आपके सवालों के जवाब जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, डॉक्टर यादव का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यादव, हमारे जो युवा हैं हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो कृषि के क्षेत्र से जुड़े, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है उसे रोकने के लिए। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि आज के इस मंच के द्वारा आप हमारे जो युवा हैं उन्हें बताएं कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं उनके लिए। कृषि की बहुत बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आज के समय में, जहां पर विज्ञान काफ़ी प्रगति कर चुका है और संस्थाओं द्वारा जो कृषि में इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा रिसर्च करके विभिन्न तकनीक का इजाद किया जा चुका है। हमारे युवाओं को स्किल सीखनी है, खास करके सेकेंडरी एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, जिसको प्रोडक्शन के बाद जो प्रोसेसिंग एस्पेक्ट आता है, उसमें हमारे युवा लोग काफ़ी अपना हाथ आजमा सकते हैं और हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां कृषि एक प्रधान व्यवसाय है, 58 से 60% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट जो है अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है। उसमें अगर इजाफा करना है तो हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को या और भी जो तरीके हैं जहां पर हम अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के कंपेटेबल प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर हमारी कृषि के जो उत्पाद हैं उनसे बनाया जाता है तो शायद हम देश को एक अच्छे मुकाम पर ले जा करके खड़ा कर सकते हैं। और इसमें केवल और केवल हमारे युवकों की भागीदारी होने से ही ये काम आगे जल्दी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है। संस्थाएं हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे देश में, लगभग हर जिले में कम से कम एक तो है ही है। कुछ बड़े जिले हैं वहाँ एक से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं अपनी प्रशिक्षण। भारत के कई शहरों में हमारे ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। कृषि विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेज हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। संस्थाओं की कमी नहीं है, बस युवाओं को आगे बढ़ना है और कृषि से जो उत्पाद मिल रहा है उस उत्पाद को आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में कैसे बदल सकते हैं, इसका स्किल अगर आप एक्वायर कर सकते हैं तो आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार द्वारा बहुत सी स्कीम्स भी आपके पक्ष में दी जा रही हैं, जैसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत लोग ले करके इस स्कीम का फ़ायदा शहरों से गाँव की तरफ भाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं और गाँव में अपने छोटे मोटे व्यवसाय बना करके अपने आप को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से युवाओं को भी जोड़ करके उनको भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो कृषि शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने कौशल का विकास करके गांव का जो पैसा है वो गांव में ही बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ बाहर का भी पैसा गांव की तरफ रुख कर सकता है। इससे हमारे देश की उन्नति बहुत अच्छे स्तर पर और जल्दी हो सकती है। जी, और कहा जाता है ना कि अगर हमारे देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास होगा तो संपूर्ण देश का भी विकास उसी पर आधारित है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे देश का भी विकास होगा और ऐसे में हमारे जो युवा हैं अगर खेती किसानी की ओर अपना रुझान बढ़ाएंगे तो देखिए आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। किस तरह से आप संस्थानों का रुख कर सकते हैं, किस तरह की कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो
हाँ मैम। जी वल्लभ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, ये गोबर गैस संयंत्र जैसे लगाना चाहते हैं मैम, तो उसके लिए कुछ सब्सिडी का रहता है? जी बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर डपास? वल्लभ जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये एक ऐसी तकनीक है, इसको भारत सरकार बहुत ही तीव्र गति से पूरे देश में फैलाना चाहती है, सभी किसानों तक पहुंचाना चाहती है। और इस कार्य के लिए सब्सिडी भी है, ट्रेनिंग भी है और दूसरी गाइडेंस भी मिलती है, जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप अपने जिस भी जिले में रहते हैं, आप जिले का जो विकास अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कौन सा फार्म भरना है, किस तरह से सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इससे जो हमें उत्पाद मिलेंगे प्लांट से, वो हमारे जीवन के रूपरेखा को बदल सकते हैं, हमारे घर के नक्शे को बदल सकते हैं, हमारे आर्थिक विकास में एक बहुत ही अहम योगदान दे सकते हैं। और इसमें मैं दोनों चीज़ों का जिक्र करूंगा कि आज खाना बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर एलपीजी पे डिपेंड करते हैं। जी। एलपीजी विदेशों से आती है, हमारी जो मुद्रा विदेशों में जाती है। और साथ साथ में किसान को भी आज एक एलपीजी का सिलेंडर की अगर हम कीमत देखें तो 900 रुपए के आसपास है। जबकि आपके पास अपना गोबर है, अपने आप वेस्ट है, उससे अगर वो गैस बनाते हैं तो एलपीजी से कहीं बेहतर आपके घर में हर रोज आपको गैस मिलेगी। उसका आप एलपीजी से भी अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। उससे खाना बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कोई भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा उत्पाद हमें बायोगैस प्लांट से मिलता है वो है बायोगैस सलरी, जिसको जो एक बहुत ही उत्तम किस्म की खाद है। एक्चुअली मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये सभी के सभी पोषक तत्व उसको संतुलित मात्रा में मिल जाते हैं तो उस पौधे का विकास भी अच्छा होता है, उससे उत्पादन भी अच्छा मिलता है, उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं, उसमें कीड़े भी कम लगते हैं। और उन खेतों में जहाँ पे बायोगैस सलरी का प्रयोग होता है, खरपतवारों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती या समाप्त होने लग जाती है। और इसके साथ साथ में हमारे देश में जो हम पर्यावरण के ऊपर बात करते हैं कि काफी मात्रा में गेहूं काटने के बाद हम भूसा जलाते हैं, धान काटने के बाद पुराली जलाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा खेत बहुत जल्दी तैयार हो जाए। लेकिन अगर इस बायोगैस सलरी का प्रयोग करोगे तो यही जो धान का पुराला या बायोगैस के जो अवशेष हैं, आपके जो धान के अवशेष हैं, उनको खाद में परिवर्तन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बायोगैस सलरी जो है एक इनोकुलेंट का काम करेगा, जो उन चीज को गलाने और सड़ाने का काम करेगा। और साथ ही साथ में आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति को हमेशा के लिए बढ़ाएगी, जिससे कि आपको भी फायदा होगा और पूरे देश को फायदा होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप एक नए देश के निर्माण में आपका अपना अहम योगदान दे सकते हैं अगर आप इस तकनीक को अपनाते हैं। और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है और अभी भी प्रयासरत है, लेकिन उसमें आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आपके सहयोग से ही सरकार इस चीज को आगे लेके जा सकती है। जी, और लगातार दूरदर्शन किसान के माध्यम से हम भी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बायोगैस प्लांट अपने घर में ही लगा सकते हैं। आपको बस थोड़ी बहुत जानकारी इसके संदर्भ में हासिल करनी है, जो लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा प्लांट, छोटा सा जो संयंत्र है, वो कई तरह के आपकी जो जरूरतें हैं उसे पूरा कर सकता है। आपकी लागत में भी काफी कमी आ सकती है और न केवल आपकी खेती बाड़ी बल्कि आपके घरों की भी जो जरूरतें हैं, चाहे वो ईंधन के रूप में हो, गैस के रूप में हो, वो सब आपूर्ति हो जाएगी। तो किस तरह से आप संयंत्र लगा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार के साथ साथ जैविक खेती में बायोगैस स्लरी के महत्व के बारे में। जी हाँ, आपके पास कोई भी सवाल है तो क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल कनेक्ट होगा, हम आपके सवाल सुनेंगे, उनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें कॉलर अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 जी नमस्कार, भोला प्रसाद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी नमस्कार, पूछिए अपना मैं सवाल। ये पूछना चाहता था, कृषि विज्ञान केंद्र में जी कृषि विज्ञान केंद्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कैसे और उसका उम्र क्या है? जी, कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर के किस चाहिए तरह की सुविधाएं हैं कृषि शिक्षा को लेकर के? नहीं, जिस जिले में रहते हैं आप उस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहाँ आप पता करेंगे और वहाँ पर कार्यक्रम समन्वयक होते हैं, उन महोदय से आप संपर्क करेंगे तो उसके सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और जब जब वो शेड्यूल होते हैं तब आप वहाँ कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। बहुत साधारण तरीके से वो लोग आपको सब बातें बता देंगे, बस आपको वहाँ संपर्क करने की बात है। चाहे आप टेलीफोन के माध्यम से बात करें या अगर आपके नज़दीक है तो आप वहाँ विजिट करें, आप वहाँ जाएं। कृषि विज्ञान केंद्र का रुख कर लें, वहाँ जाएं। समय समय पर आपके जिले में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आप उसके अनुसार ट्रेनिंग ले सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं वहाँ पर जाइए, संपर्क कीजिए, आपको पूर्ण जानकारी दे दी जाएगी कि कितने समय का है और कब आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। बस आपको एक बारी अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर यादव आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हमारे कॉलर ने पूछा कि कहाँ से वो ले सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की यहाँ पर बात की है। देश भर में कई कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, कई संस्थान भी हैं जो जानकारियां देते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। आपके संस्थान की बात करें तो किस तरह की कोर्सेज हैं वहाँ पर? जी, हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कृषि शिक्षा में कई ऐसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जो डायरेक्ट रोजगारोन्मुखी हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं। मुख्य रूप से अगर हम कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसमें आप फलों सब्जियों से मूल्यवर्धक उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास मधुमक्खी पालन का एक पाठ्यक्रम है। हमारे पास जो पोल्ट्री फार्मिंग जो करते हैं लोग, जो कुक्कुट पालन करते हैं, उससे संबंधित कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है। और साथ ही साथ हमारे पास डेयरी से रिलेटेड, जैसे आप दूध उत्पादन करते हैं, दूध के बाद कौन कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, छेना है, पनीर है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, खोआ है, उन सब को बनाने की विधियां उसमें बताई गई हैं। और बहुत से हमारे विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों का लाभ लेकर के अपने अपने छोटे छोटे संस्था सेटअप इस्टेब्लिश करके उसमें अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पास जो पाठ्यक्रम है उसमें वाटर शेड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ हमारे पास एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, वो है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में। जैसा हम सबको पता है कि खाद्यान्न जो होते हैं या खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनकी हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। खास करके जब से हमारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्ट इस देश में लागू किया और महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसे पाठ्यक्रम है जो सीधे सीधे रोजगार प्रोवाइडर हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं। और साथ ही साथ इसमें इन पाठ्यक्रमों में इस बात की विशेष ध्यान दिया गया है कि कोई भी अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है, कोई भी विद्यार्थी 12 पास करके किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। उससे संबंधित किसी तरीके की कोई भी जानकारी हो तो हमारे विश्वविद्यालय को संपर्क किया जा सकता है। एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि सारे पाठ्यक्रम हमारे युवाओं के लिए बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कृषि की, कृषि में संभावनाएं हैं, लेकिन अगर कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी हम छोटे मोटे स्तर पर शुरू करें, जैसे बी कीपिंग की बात करें, हनी उत्पादन की बात करें, मधुमक्खी पालन की, ये एक बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज है एग्रीकल्चर की अगर बात करें, जिसमें ये हमारे कृषि को काफ़ी सहयोग प्रदान करता है। मधुमक्खी पालन, क्योंकि परागण की जरूरत पड़ती है फसलों में, और मधुमक्खियां ही एक ऐसी जीव जंतु हैं जो सबसे ज़्यादा परागण करती हैं अपने फसलों में। इससे देखा गया है कि कृषि उत्पादन में भी 10 से 20% तक का जो है वो यील्ड उत्पादन
मतलब ईल्ड ज़्यादा हो जाता है, उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है अगर मधुमक्खियाँ वहाँ पर उन खेतों के पास, उन फसलों के पास रखी जाती हैं। साथ ही साथ मधुमक्खियाँ जो है इन फसलों से नेक्टर लेकर के हनी बनाती हैं, मधु का उत्पादन करती हैं, उससे भी आपको रोजगार मिल सकता है। तो अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो ऐसे छोटे छोटे पाठ्यक्रम जो कृषि के साथ जिनका व्यवसाय स्टेब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों की आज बहुत ज़रूरत है। और हमारा विश्वविद्यालय इस तरफ विशेष तौर पे ध्यान देते हैं कि छोटे छोटे पाठ्यक्रम जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा समय के लिए कहीं पर ऐसे प्रशिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े, और कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसके प्रशिक्षण किसान अपने खेत पे खुद कर सकते हैं। बहुत से पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो किसानों के ज्ञान के ऊपर आधारित हैं। तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि हमें बहुत बड़े स्तर पर शायद शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिक्षा की ऐसी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी जहाँ छोटे छोटे स्तर पर हमारे युवा लोग, किसान भाई या ग्रामीण महिलाएं आपस में मिलजुल करके या अपने परिवार के साथ मिल करके छोटा मोटा रोजगार बना सकें और अपने आय को दुगनी तिगुनी जितना भी कर सकें, साथ साथ दूसरे की भी आय को बढ़ा सकते हैं। जी, तो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे मौजूद हैं, बस अब आपको चयन करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आइए इसी के साथ हम भी बढ़ लेते हैं आगे। महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। सुनील जी, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, बायोगैस प्लांट से निकला हुआ गैस क्या एक जगह से दूसरी जगह बोले तो कंटेनर में भरकर या किसी सिलेंडर में भरकर ले जा सकता है क्या? ले जा सकता है क्या? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर? सुनील कुमार जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। बायोगैस जो है एक साधारण गैस है जिसको हम जलाने के लिए उपयोग करते हैं, बल्कि ये गैसों का मिश्रण है जिसमें CH4 और CO2 की काफ़ी मात्रा होती है, लगभग 99% होती है, बाकी चीज़ें मुश्किल से 1% होती हैं। इस गैस को हम लोग पाइप के थ्रू भी ले जा सकते हैं, इस गैस को हम लोग बैलून के थ्रू भी ले जा सकते हैं, और इस गैस को प्यूरिफाई करके और कंप्रेसर के माध्यम से CNG सिलेंडर में भी भर के ले जा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इसको कैसे ले जाना है। जहाँ तक लागत की बात है, क्योंकि जो भी हम लागत करते हैं उससे आमदनी कितनी होगी, अगर वो हम चर्चा करें तो बायोगैस का अगर बड़ा प्लांट बनता है, किसी गांव के आसपास बनता है, तो हमें अच्छा रहेगा इसको पाइपलाइन के माध्यम से घरों में इसके कनेक्शन दें और वहाँ पे मीटर लगा दें, तो उससे आपकी लागत भी कम आएगी, गैस भी जा सकती है और साथ साथ में आप कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी ले पाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जो गोबर की मात्रा लगभग 1000 क्विंटल से ज़्यादा पर डे अवेलेबल है, या कोई भी वेस्ट आपके पास अवेलेबल है, उस केस में आप 4 से 5000 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट, जो कि आपके वेस्ट के आधार पर डिसाइड होगा, वो बना के उससे जो गैस निकले उसको प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई में क्या होता है कि जिसमें 2 गैसें मैंने बताई, CH4 और CO2, अगर हम CO2 उसमें से कम कर दें और CH4 की कंसंट्रेशन 80% से ऊपर ले जाते हैं, तो ये बायो CNG बन जाती है और इस गैस को हम सिलेंडर में भर के, CNG सिलेंडर में भर के उससे वाहन भी चला सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें लागत आएगी। इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट तभी आपको अच्छा आएगा, जब भी लाभ होगा, जब आपके पास 1000 क्विंटल से ज्यादा गोबर है और आपको CNG बेचने का आपके पास पंप है, या किसी पंप के माध्यम से उसकी बिक्री करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरी बात आई कि अगर हमने छोटा प्लांट कोई लगा रखा है और प्लांट बहुत बड़ा नहीं है और हमें खर्चा कम करना है, तो रबड़ के बैलून, यानी कि जैसे आपकी ट्रक की ट्यूब होगी या आपके ट्रैक्टर के टायर की ट्यूब होती है, इसी प्रकार से अलग अलग साइज के इसके बैलून बनते हैं। उन बैलून के माध्यम से भी इस गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और वहाँ पे इसका उपयोग किया जा सकता है, और जब दोबारा खाली हो जाए तो उसको दोबारा भर के ले जाया जा सकता है। तो इसमें ना तो आपको कंप्रेसर लाने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको गैस को प्योरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, बल्कि आप आराम से अपने बायोगैस प्लांट पे ही उस सिलेंडर से उस ट्यूब को भर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो गैस के प्रयोग की बात आई। लेकिन इसकी गैस में जो सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम गैस बनाते हैं या प्लांट का हम प्रयोग करते हैं, तो हमें ये देखना होता है हमारे पास वेस्ट कौन कौन सा अवेलेबल है। अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में गोबर है या पशुओं या पक्षियों के बीट वगैरह है, तो उससे हम CH4 ज्यादा मिलती है, CO2 भी मिलती थोड़ी बहुत होती है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर H2S नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे हम इसको लेट्रिन से लिंक कर लेते हैं या नाइट सॉइल का यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, या हम पिगरी से यूज करते हैं, तो उस केस में कुछ मात्रा में H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है, जिसमें एक सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है।
तो उसको अलग करने के लिए भी एक विधि है। अगर उससे हम अलग कर लेते हैं तो गैस का प्रयोग करते तो ज्यादा लाभ होगा। और इसी तरह से जब इन गैस को हम किसी भी इंजन में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय कोशिश करनी पड़ती है कि हमें इसके अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको हम निकाल दें और साथ साथ में उसमें आपकी H2S गैस ना जाए, क्योंकि H2S गैस अगर जाती है तो वो इंजन को भी नुकसान पहुंचाती है और नमी भी जाती है तो वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो वो कुछ कुछ सावधानियां हमें लेनी होती हैं और इसकी सभी की सभी तकनीक उपलब्ध हैं। जी बिल्कुल, ये सावधानियां बरतने की बहुत जरूरत है जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं बायोगैस का। बिल्कुल, और किस तरह के आपको कार्य करने हैं इसका इस्तेमाल करते समय जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार रजनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? रजनी जी अपना सवाल पूछें। जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी हम ये जानना चाहते हैं कि हम एक जैसे महिला हैं तो हम अपना मतलब कैसे अपना उद्यम लगा सकते हैं, या इस जैसे ये प्रशिक्षण हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती वगैरह के लिए? जी क्या कहेंगे डॉक्टर? रजनी जी, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आज हमारी महिलाएं न केवल हवाई जहाज उड़ा रही हैं बल्कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके भी पर लगने वाले हैं और वो भी बहुत अच्छा काम करके देश को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। और आपका सवाल बहुत ही सुंदर है कि आपको इसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी। अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे देश में लगभग 700 के करीब जिले हैं, तो हमारे देश में कम से कम 715 कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में एक, और कुछ बड़े जिलों में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन केंद्रों में एक विषय होता है होम साइंस और इसके अलावा 5 अन्य विषय होते हैं जिनके विषय विशेषज्ञ रहते हैं। और ये विषय विशेषज्ञ जो भी उस जिले के युवा हैं या महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो कोई भी स्किल ओरिएंटेड यानी कि कोई भी निपुणता वाली अगर ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो उनको पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ साथ में उनका हैंड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि उनको कैसे बनाना है, बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे देश के कौन कौन से कानून उसमें सहायक हैं, कौन कौन से कानून का हमें पालन करना है, ये सभी की सभी जानकारी आपको स्थानीय स्तर पे यानी कि आपके कृषि विज्ञान केंद्र पे आपको मिल सकती है, आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। आप कैसे दूध के विभिन्न प्रोडक्ट बना सकते हैं, पनीर कैसे बनता है, छेना कैसे बनता है, मावा कैसे बनता है। इसके साथ साथ में हमारी बहुत सी ग्रामीण महिलाएं आजकल स्वयं सहायता समूह बना के बहुत से छोटे दूसरे उत्पाद भी बनाती हैं, जैसे दलिया है, सूजी है, मैदा है, जो कई तरह के उत्पाद अलग अलग किस्म के उत्पाद बनाती हैं। तो ये भी सारी की सारी ट्रेनिंग आपको कृषि विज्ञान केंद्र से माध्यम से मिल सकती है। इसके साथ साथ में भारत सरकार ने एक किसान कॉल सेंटर के माध्यम से आपकी एक लगभग हर आप उस अपने घर में बैठे से फोन कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और क्योंकि आप अलीगढ़ से हैं और अलीगढ़ पूसा संस्थान के बहुत नजदीक है, तो आपको पूसा संस्थान की भी बहुत सारी गतिविधियों से लाभ मिल सकता है। अभी हमने पिछले महीने में 25 तारीख से 27 फरवरी के बीच में कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता। इस आयोजन मेले में हम दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं और इस बार हमने पहली बार आपका वेबकास्टिंग के माध्यम से भी देश के हर हिस्से में इस मेले को ले जाने की कोशिश की है, जिससे कि हम लोगों से नई जानकारी दे सकें। और महिलाओं, खासकर जो महिलाएं हैं, ये हमारे देश के विकास में ज्यादा योगदान दे सकती हैं और कृषि में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं ज्यादा है। जी, तो महिलाएं हमारी कहीं भी कम नहीं है, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग यहाँ पर बिल्कुल। डॉक्टर यादव, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, आपका जो अहम जानकारी है शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही हाजिर हो रहे हैं और इसके संदर्भ में और जानकारी आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार के साथ जैविक खेती में बायोगैस स्लरी के महत्व के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले एक महिला ने कॉल करके पूछा था कि जैविक खेती के संदर्भ में अगर महिलाएं जानकारी हासिल करना चाहती हैं, ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, शिक्षा हासिल करना चाहती हैं तो कहाँ जा सकती हैं? डॉक्टर डब्बास ने विस्तृत जानकारी दी थी, लेकिन इस संदर्भ में मैं डॉक्टर यादव की भी राय जानना चाहूंगी। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं और सोच रही है जैविक खेती के बारे में। आपको प्रशिक्षण एक तो कृषि विज्ञान केंद्र से जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, दूसरा ये है कि चूंकि आप अलीगढ़ के पास हैं तो हमारा एक राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र है गाजियाबाद में, वहाँ पर भी बहुत प्रशिक्षण दिया जाता है और केवल और केवल जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि हमसे जुड़े इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से हमारे पास एक सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में प्रमाण पत्र नाम का 6 महीने का पाठ्यक्रम है, जिसके माध्यम से भी आप जो हमसे जुड़ करके और साथ ही साथ उस पाठ्यक्रम के माध्यम से जैविक खेती में प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये हम बताना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, तो आप जो इग्नू संस्थान है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप कोर्स कर सकते हैं और जैविक खेती के बारे में और विस्तृत जानकारी पे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने हमारी जो कॉलर थी उन्हें सलाह दी कि वो आपके संस्थान से जुड़ें, वो आपके जो भी पाठ्यक्रम है, कोर्सेज हैं, वहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं, तो क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से युवा जो हैं जुड़ सकते हैं आपके संस्थान से? युवाओं को और ज़्यादा आसान तरीके से हमारे संस्था से जुड़ने के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने सारी की सारी जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन कर रखी है। जी। आज के समय में लगभग हर एक युवा इंटरनेट का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम है, यहाँ तक कि महिलाएं भी खूब यूज कर रही हैं। तो आप हमारे किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है www.ignou.ac.in पर जाएंगे तो आपको मेन पृष्ठ पर ही एडमिशन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी और घर बैठे आप किसी भी पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अलीगढ़ में अगर हम मैडम रजनी की बात करें तो हमारे विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय केंद्र भी है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छा माध्यम है आपको एडमिशन लेने के लिए कि आप ऑनलाइन आएँ और ऑनलाइन दाखिला ले लें। जी बिल्कुल, तो आप किस तरह से एनरोलमेंट करवा सकते हैं कोर्सेज में, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और कोरोना काल में तो आपको घर बैठे बैठे ही सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी, आप सारी जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से अशोक जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? लाइन पे हूं मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, मैं अशोक चौरसिया दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली पल्ला। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम रासायनिक खेती के बाद जब ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी में जो इम्प्योरिटीज है उसको कैसे दूर किया जाए? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर? आदर्श तरीका क्या है? जी अशोक जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि जब हम कोई कन्वेंशनल खेती करते हैं और उससे सडनली हम एक ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहते हैं, अचानक शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें पहले से कुछ केमिकल के अवशेष होते हैं जो हमारे फसल का जो उत्पाद मिलेगा उसको हम एकदम से ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड, यानी कि हमारा जो खेत है वो बदलाव की तरफ है। हमने जो अभी तक रसायन प्रयोग करे तो बंद कर दिए हैं, बंद करने के बाद में
हमें 3 साल तक इस कन्वर्जन पीरियड में रहना पड़ेगा, जिससे कि खेत में जो भी अवशेष है वो नष्ट हो जाएं और चौथे साल में जो हमारा उत्पाद होगा, जब हम पूरी की पूरी ऑर्गेनिक प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो चौथे साल में हमारा उत्पाद जो है पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक की हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज़ है कि जो हमारा फार्म है वो अन्य जगह से, क्षेत्र से बिल्कुल अलग होना चाहिए, नहीं कटा होना चाहिए। वहाँ का कोई भी अवशेष हमारे खेत में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं कि पानी भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं कि कुछ खेतों में हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, सभी में नहीं करते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है, पानी आता है और उसका सबका पानी उसमें आ जाता है तो उससे कई बार हमें वो रहती है। तो हमें चाहिए कि अपने खेत की बाउंड्री को ठीक से मजबूत करें जिसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और साथ साथ में हम ऑर्गेनिक उत्पादों का, ऑर्गेनिक जो इनपुट है उन्हीं का प्रयोग करें। इनके बीज भी हम ऐसा प्रयोग करें जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है उसी का प्रयोग करें। और हम ये सब काम करते हैं। एक्चुअली इसमें एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ऑर्गेनिक खेती के लिए हमारे जो एपीडा है ये एक नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पे, और इसके माध्यम से एपीडा ने बहुत सारी एजेंसीज को अप्रूव किया हुआ है जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने एक समूह योजना, यानी कि एक किसान दूसरे किसान को सर्टिफाई कर सकता है, वो भी चला रखी है। इसके अलावा कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें हैं, वो भी अपनी सर्टिफिकेशन का कार्यक्रम कर रही हैं और किसानों को पूरी सलाह भी देती हैं, उनका सर्टिफाई भी करती हैं और साथ साथ में उनके बिक्री में भी, विपणन में भी सहयोग करती हैं। क्योंकि जो भी हम ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करते हैं तो जब तक उसकी बिक्री अलग से नहीं होगी, उसकी पैकेजिंग अलग से नहीं होगी, उसके ऊपर ट्रेडमार्क अलग से नहीं होगा, तो उपभोक्ता को विश्वास नहीं होता है कि वो जो खरीद रहा है वो सही खरीद रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। और फॉलो करने के साथ साथ में जो भी अभी चर्चा चल रही थी कि गाजियाबाद में एक जैविक केंद्र है जो कि भारत सरकार का है, आप वहां से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कन्वर्जन के बाद में ही आप इसको ऑर्गेनिक कहेंगे, लेकिन कन्वर्जन से पहले आपकी मिट्टी की भी जाँच होगी, आपके पानी की भी जांच होगी और साथ साथ में आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी कि किस प्रकार से आप ऑर्गेनिक खेती करके अपना भी लाभ उठा सकते हैं और देश को ऑर्गेनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मिट्टी में बहुत काफी बदलाव आएंगे, क्योंकि जब आप जैविक खादों का ज्यादा प्रयोग करोगे तो आपकी मिट्टी के जैविक, भौतिक और रासायनिक तीनों गुणों में सुधार आएगा। आपकी जल धारण मिट्टी की क्षमता बढ़ेगी। जब जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी तो कम पानी भी आपको ज्यादा पैदावार देने में आपकी मदद करेगा। तो आपको इसको पूरा अगर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर यादव, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसा अशोक जी ने पूछा कि अगर कन्वेंशनल सिस्टम से हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसा कन्वर्जन पीरियड की हम चर्चा कर रहे हैं, कन्वर्जन पीरियड तो आपको करना ही है, लेकिन उस कन्वर्जन पीरियड के अंदर क्या करना है उसका प्रोटोकॉल बताया गया है। सबसे उचित माध्यम जो होगा मिट्टी की गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता दोनों को बरकरार वापस लाने के लिए सबसे उचित माध्यम जो होता है वो होता है ग्रीन मैन्योरिंग, जिसको हम कहते हैं हरी खाद। खेतों में कुछ फसलें जैसे मूंग हुई, ढैंचा हुआ, सनई हुआ, इनका फसलों को शुरुआत में ही लगा देना चाहिए। और जब बारिश हो या अगर आपके पास पानी का माध्यम है तो उसमें खेतों में पलट करके फूल आने से पहले और 1 से 1.5 फीट मतलब होना चाहिए उनकी हाइट, जिससे वो सकुलेंट हो, मतलब नरम हो और वो कायदे से सड़ जाए। एक तो ये सबसे पहले करना चाहिए। साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर, चूँकि जब हम केमिकल डालते हैं खेतों में सारे तरीके के माइक्रोब्स, सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। मिट्टी हमारी निर्जीव हो चुकी होती है। उस निर्जीवता को सजीवता में बदलने के लिए आपको बायो फर्टिलाइजर का साथ ही साथ प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बारे में प्रशिक्षण लेने का सबसे उचित माध्यम होगा आपका कृषि विज्ञान केंद्र या नज़दीकी कोई भी कृषि सहायता केंद्र है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर के बारे में आपको जानकारी हासिल करने से पहले उसको यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज़ जो कर सकते हैं वो उनमें जो फसलें जो लगाते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसी बीज डालें जो देसी हों, लोकली अडेप्टेड हों, मतलब जो लोकली अवेलेबल बीज हों। ये 2-3 साल करने से ऑटोमेटिकली आपका खेत जो है एक तरीके से रिजेन्युएशन, उसमें एक दूसरा पुनरुद्धार हो जाता है उसका। जी बिल्कुल। तो इस तरह की आप प्रक्रिया अपना सकते हैं और रासायनिक खेती की को छोड़ करके आप धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको बस जानकारियां हासिल करने की ज़रूरत है। कहां से आप जानकारी ले सकते हैं, कहां संपर्क कर सकते हैं, हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है और सावधानियां जो बरतनी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार ओमकार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल है कि मैं बायो से हूँ, मतलब
12th में हूँ बायो में। तो मुझे ना मतलब जमींदार है हम लोग, तो हम लोगों को ना भैंस के खेती मतलब कैसे करे, उसको पालन पोषण में इसी को पूछना था। भैंस पालन आप करना चाहते हैं? हाँ। ये किस तरह से कर सकते हैं आप, उसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं? हाँ, हम मतलब कहाँ से संपर्क करें कि कौन सा कृषि विज्ञान में जाएं? कहाँ से आप जानकारियाँ या फिर कहें कि प्रशिक्षण वगैरह हासिल कर सकते हैं इसके बारे में कि भैंस पालन कहाँ से कर सकते हैं? डॉक्टर डबास, क्या जानकारी देंगे आप इनको? मैं ओंकार जी को बताना चाहूँगा कि आप रायपुर से हैं और रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय भी है और साथ साथ में रायपुर में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन भैंस जब हम पालते हैं तो 2-3 चीज़ों का हमें सोचना जरूरी है। एक तो हमने भैंस किस पर्पज से पाली है। अगर हम दूध उत्पादन के लिए भैंस पालते हैं तो 2-3 नस्लें ऐसी हैं जो दूध के मामले में बहुत ही अच्छी हैं, जिसमें सबसे अच्छी है मुर्रा, दूसरी सूरती है और तीसरी जो है हमारी भदावरी भी एक अच्छा दूध भी देती है, साथ साथ में उसके घी भी ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए हम उससे दोनों नस्लों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम भैंस पालन की सोचते हैं, कोई भी पशुपालन की सोचते हैं, तो हमें 3 चीज़ों का सोचना बहुत ज़रूरी है। एक तो उनको हरा चारा जितना ज़्यादा मिलेगा उतना आपकी उत्पादन लागत भी कम होगी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। दूसरा है कि हमें उनका रखरखाव उनको कैसे रखना है, यानी कि उनको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, साफ पानी भी चाहिए और देखभाल भी चाहिए, और साथ साथ में हमें जो वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे भी उनको बचाना है, यानी कि ज़्यादा गर्मी है तो उससे भी बचाना है, और समय समय पर उनको अगर पानी अच्छा मिलेगा तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। तीसरी बात आती है कि जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो संतुलित आहार के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारी भैंस का कितना दूध का उत्पादन है जी। और संतुलित आहार 1 किलो जो है आपकी भैंस के स्वास्थ्य के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए उसको राशन चाहिए, और साथ साथ में उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा राशन होगा वो डिपेंड करेगा कितना दूध दे रही है और भैंस की अवस्था क्या है। अगर भैंस गाभिन है तो उसके लिए भी उसको अतिरिक्त राशन चाहिए, क्योंकि उसको जो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी राशन चाहिए, और साथ साथ में अगर भैंस 2 किलो दूध देती है तो उसके साथ साथ में 1 किलो में राशन बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 किलो दूध पे 2 किलो राशन के साथ साथ में जो अगर 7.5 हो जाता है तो आपका 3 किलो राशन कर देंगे। अगर आपका 9 किलो दूध होता है 4 किलो राशन कर देंगे। ये पर डे का है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आप इनको हरा चारा दे पाते हैं तो हरे चारे से ज्यादा फायदा है। एक तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, दूसरी भैंसों में एक समस्या है कि वो उसका जो ब्रीडिंग है वो हर साल नहीं ब्याती है। वो इसलिए नहीं ब्या पाती है कि हम उसका हमारे रखरखाव में हम कोई कमी रहती है। अगर हम रखरखाव में कमी नहीं छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी आपको कोई भी पशुपालन करना है तो आप अवश्य अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं। वहाँ पे एक पशु विशेषज्ञ है, ऑलमोस्ट हर कृषि विज्ञान केंद्र पे है, वहाँ आप पूरी जानकारी लें। हमें रहना बहुत जरूरी हो जाता और है उसके हिसाब से आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको भैंस पालन करना है इसके बारे में विशेषज्ञ ने भी जानकारी दे दी है, और कहाँ आप संपर्क कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता दिया है। और ऐसी ही जानकारियां पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार के साथ साथ जैविक खेती में बायोगैस स्लरी के महत्व के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। डॉक्टर यादव का यहाँ रुख करना चाहूंगे। डॉक्टर यादव, आपने जानकारी दी कि कई तरह के पाठ्यक्रम हैं जिससे हमारे युवा जुड़ सकते हैं, हमारी महिलाएं जुड़ सकती हैं और खेती किसानी के संदर्भ में जो अपना ज्ञान है उसे बढ़ा सकते हैं। कई आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, रोजगार के अवसर भी हो सकते हैं। तो इन्हीं रोजगार के अवसरों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या जानकारी देंगे कि किस किस दिशा में हमारे युवा, हमारी महिलाएं आगे जा सकते हैं? जी देखिए, जितने भी पाठ्यक्रम हैं उससे संबंधित जो भी कौशल विकास होता है, जैसे हम एक छोटी सी बात बताते हैं आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक हमारा ऐसा पाठ्यक्रम है जिसके माध्यम से बहुत से युवा लाभान्वित हो रहे हैं और कई जगहों पे उन्होंने अपने छोटे छोटे फार्म्स कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के और ऑर्गेनिक सब्जियां जो है वो लोगों में वितरित करना शुरू कर दिए हैं। हम सबको पता है कि आजकल के युग में ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली है। काफ़ी युवा वर्ग जो है इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करके आप ना केवल जैविक उत्पाद ही नहीं बल्कि अन्य उत्पाद, चाहे वो फ्रूट से बने हुए हों, वेजिटेबल से बने हुए हों, या डेयरी प्रोडक्ट हों, या मीट के प्रोडक्ट हों, या पोल्ट्री के प्रोडक्ट हों, आप सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और ऐसे कई हमारे विद्यार्थी हैं जो कई जगहों पर ऐसे पाठ्यक्रमों का अपने छोटे छोटे सेटअप्स का स्टैब्लिश करके अपने आप को भी रोजगार दिए हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। एक चीज़ इसमें देखा गया है कि हमारे देश में जैविक उत्पादों की जो मांग है वो निरंतर पर डे बेसिस पे अगर उनका कैलकुलेशन किया जाए तो ऑलमोस्ट वो डबल होती जा रही है। मतलब लोगों में जो है वो अवेयरनेस काफ़ी आ रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो एक ये स्कोप हो सकता है। दूसरा हमने बताया कि फूड प्रोसेसिंग जो एस्पेक्ट है जिसमें आपके पास स्काई इज़ द लिमिट, मतलब आप कितना भी उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई ऐसे देश जो हैं वो की तकनीकी जो है उस देश में ला करके फूड प्रोसेसिंग को और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। ऐसा देखा गया है, खास करके कुछ इलाके जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो है आजकल उसके भी प्रोडक्ट कई जगहों पे उपलब्ध होते हैं, जैसे दिल्ली शहर में या अन्य जगहों पर। तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें केवल उन प्रोडक्ट्स को, चाहे वो नेशनली एक्सेप्टेड हो या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उस लेवल तक का प्रोडक्ट को डेवलप करना है और ये बिना प्रशिक्षण के, बिना कृषि शिक्षा के संभव नहीं है। इसलिए जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को आप उनसे संपर्क करें। और खास करके मैं युवा वर्ग से जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ यदि खेती में भी वो अलग तरीके का अपना एक इन्वॉल्वमेंट रखते हैं जिसमें वो कुछ तकनीकी सीखें, क्योंकि खेती एक ऐसा चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपको पूर्ण तरीके से कोई ज्ञान दे नहीं सकता है, आपको करके सीखना पड़ेगा। प्रशिक्षण दिन प्रतिदिन एक नया अनुभव होता है, एक नई सीख मिलती है खेती कई ऐसे के क्षेत्र में। जब हमें पता है कि इसमें बहुत से फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्लाइमेट है, सॉयल है, प्लांट है, पौधे हैं, और आपका अपना खुद नॉलेज है, आपके पास इंसेक्ट है, डिजीज है। तो जब तक आप उन सारे सिचुएशंस को समझ नहीं लेंगे तब तक आप पूर्ण रूप से सक्सेसफुल, चाहे एंटरप्रेन्योर बोलिए या किसान बोलिए, आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए कृषि शिक्षा को लीजिए और साथ साथ खेतों पर पूर्ण रूप से अपना हैंड्स ऑन लीजिए, अपना प्रयास करिए, समझिए उसको, और समझ करके जब आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आगे बहुत ही सुनहरा भविष्य इस देश का। सरकार पूरे तरीके से आपके साथ है। शिक्षा का महत्व बहुत ही ज्यादा है। देखिए, हमारी सरकार भी, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी आपकी मदद के लिए, आपके सहयोग के लिए बिल्कुल तत्पर है। आपको बस अपना कदम आगे बढ़ाना है, कृषि के संदर्भ में शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करनी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। गजानन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारा सवाल है कि वो गोबर प्लांट है उसको कितना जगह लगता है? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर डपास? गजानन जी, आपका सवाल बहुत ही सुंदर है। सुंदर इसलिए है कि जब भी हम कोई प्लांट बनाते हैं,
जगह कितनी लगती है और उसको खर्चा कितना आता है? जी, तो जब भी हम कोई प्लांट बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना इनपुट है, यानी कि हमारे पास गोबर कितना उपलब्ध है, उसी के आधार पे प्लांट का आकार तय हो सकता है। प्लांट 1 घन मीटर का भी हो सकता है, प्लांट 4000 घन मीटर का भी हो सकता है, प्लांट 10,000 घन मीटर का भी हो सकता है। आपको ये देखना कि आपके पास गोबर कितना अवेलेबल है जी। और जहां तक प्लांट का आकार का है, ये जो प्लांट है ये मिट्टी के अंदर बनता है और जो ऊपर जमीन बच जाती है उसको हम लेवल करके उसका हम कोई भी उपयोग कर सकते हैं। आपका प्लांट नीचे रहेगा, आपको गैस मिलती रहेगी, आपको खाद मिलता रहेगा, आप उस जगह का दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जो सही मात्रा में कितनी जगह चाहिए आपको, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका प्लांट कितना बड़ा है। दूसरी बात की आपने पैसे की कि कितने पैसे लागत आएगी उस प्लांट को बनाने में, तो ये लागत भी 3 बातों में निर्भर करती है। प्लांट का आकार कितना है, प्लांट में लगने वाली सामग्री का आपके यहाँ पे भाव रेट क्या है, और तो जो तीसरी बात है कि आपको जो प्लांट बनाने वाला है उनको कितने निपुण और किस हिसाब से चार्ज करते हैं। तो इन 3 बातों का ध्यान रखें तो हम कह सकते हैं कि प्लांट बन सकता है। और साथ साथ में जो खर्चे की बात करें, 1 घन मीटर का जो प्लांट है उसमें जो लागत आएगी लगभग 30,000 के करीब आएगी। 2 घन मीटर के प्लांट में लागत 40,000 के आसपास आएगी। 3 घन मीटर के प्लांट में 45 से 50,000 आएगी और 4 घन मीटर के लागत प्लांट में लगभग 55 से 60,000 आएगी। लेकिन सही लागत आपके यहाँ पे उपलब्ध जो सामग्री उसके ऊपर डिपेंड करेगी, उस पर निर्भर और करेगी, कितने जो आपका कारीगर कितना लेता है उस पर निर्भर करेगी। जी, तो कितनी जगह आपको लगेगी और कितना खर्च आएगा हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज आपने जान लिया कृषि शिक्षा के महत्व, रोजगार के अवसरों और साथ ही साथ बायोगैस स्लरी के बारे में और जैविक खेती के महत्व के बारे में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं में रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण के साथ साथ गर्मी में किस तरह से आप मुर्गी प्रबंधन कर सकते हैं। जी हाँ, दुधारू पशुओं में रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण के बाद हम बात करेंगे गर्मी में मुर्गी प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप पहले ही हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी हमारी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहां पर हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपने जो सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। और एक और जरिया है किसान भाइयों बहनों हमसे जुड़ने का, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। ये नंबर है। सोमवार से शनिवार आप सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हम पहुंचे